बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो आज तहलील हो चुका है। कौम की नज़रें अब इस बात पर हैं कि कल इस मुकदमे की समाअत हुई तो अदालत में ये जो एक शदीद तर तनाव पैदा हो चुका है ये मज़ीद बढ़ेगा या खात्मे की तरफ जाएगा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने कहा है कि चाहे कल फुल कोर्ट बने या 5 रुकनी बेंच, हमें इंतखाबात की तारीख चाहिए। इस समय दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट जो 5 रुकनी बेंच था वो तहलील हो चुका है और अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि चाहे 5 रुकनी बेंच इसकी समाअत करे या फुल कोर्ट, हमें इंतखाबात की तारीख चाहिए। तो ये तनाव किस तरफ जा रहा है डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें ये बेंच बन रहे हैं, टूट रहे हैं और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ ये चहमगुइयाँ चलती रही सारा दिन के जी चीफ जस्टिस साहब के ऊपर दबाव है कि वो इस्तीफ़ा दे दें और मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, अफवाहें सारी इस्लामाबाद और पूरे मुल्क में। लेकिन फैसला, असल बात यह है कि फैसला क्या होगा, क्या फैसला होगा और क्या फैसला जो है वो ये होगा कि इंतखाबात, मतलब इंतखाबात कब होने हैं ये फैसला होगा। ठीक है, आगे हो गए या ये जो है देखें, अदालतें जो है ना, खुदा न खास्ता कोई गैर जमहूरी इकदाम भी मुल्क में उठा लिया जाए ना तो भी अदालतें अपनी जगह रहती हैं। एक मुतवाज़ी अदालतें ज़रूर कायम हो सकती हैं लेकिन अदालतें रहती हैं। बहरहाल भुट्टो साहब की जो फांसी थी वो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद मुशर्रफ साहब के दौर में भी पीसीओ वीसीओ आ जाता है, अदालतें रहती हैं। तो और फैसले, ये जो इसका कोई ना कोई फैसला तो होगा, ये तनाव तो ख़त्म होगा ना जाके। इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता, रियासत नहीं चल सकती। अब इसमें सबसे जो अच्छा तो इसमें जिसके ऊपर मेरा ख्याल से तमाम मुल्क इस पे, और आज इमरान खान साहब की तरफ से बात कर दी गई, इससे पहले था कि इमरान खान साहब क्यों नहीं कहते, वो ये है कि इसके ऊपर एक फुल कोर्ट बैठे और फुल कोर्ट बैठ के अदालत अपने मामलात को तय करे। ये वो बात है जो कि ये जो कानून साजी हुई है ना, इसके बारे में सेनेट से भी आज मंजूर हो गई। नहीं, सेनेट से मंजूर हो गई, सदर के पास जाएगी, सदर इसको रोक लेंगे। ईवान सदर से जो इतलात हैं वो ये हैं कि सदर इस पे साइन नहीं करने जा रहे सही, और वो 8-10 दिन इसको रोकेंगे, 10 दिन, जो भी 10-11 दिन जितने दिन वो रोक सकते हैं रोकने, वापस भेजेंगे। तो यहाँ से फिर इसको एक्ट बना लिया जाएगा, शायद फिर नहीं भेजा जाएगा दोबारा सदर के पास दस्तखत के लिए। सही। और जैसे ही एक्ट बन जाएगा तो ये चैलेंज हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसको मंजूर करती है, नहीं करती, क्या करती है वो फिर सुप्रीम कोर्ट को दे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जस्टिस फाइज ईसा साहब हैं उनका भी ये कहना था कल जो उन्होंने फैसला आया है कि ये हमारे ये जो अंदरूनी रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट काम करती है, तो ये जो है ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस तनाव ने ख़त्म तो होना है। ये कुछ इसमें कुछ ईगोज भी हैं। ये फुल कोर्ट बैठ जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है और फुल कोर्ट बैठ के फैसला करे। देखें, ये जो कानून साजी हुई है ना, जो हमारे ये जो सो कॉल पार्लियामेंट है जिसका कोई अभी तक कोई उसके हैत उसकी सामने ही नहीं आ रही कि वो क्या है, लेकिन जैसे पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट ने इसलिए कानून साजी की है। अब ये एक दूसरी बात है कि उससे नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा होता है या किसको फ़ायदा होता है, वो अपील में जाते हैं क्या, वो एक लंबा काम है। असल बात है कि पार्लियामेंट में इसलिए हुआ कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये सुप्रीम कोर्ट कर लेती, ये 2-3-4 साल कब से, बहुत अरसे से चल रहा है कि जी एक अदालती रिफॉर्म्स अंदर होने चाहिए सुमोटो के हवाले से। और इसमें देखें बात सीधी सी है कि इंतहाई काबिल एहतराम है चीफ जस्टिस साहब और तमाम जज साहिबान, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों, अदालतों के हों, किसी भी मतलब। लेकिन बात यह कि ये बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ हो गई थी, बहुत ऑब्वियस हो गई थी कि फाइज ईसा साहब को और कुछ जज साहिबान को बेंचेस में नहीं लाया जा रहा और इंपॉर्टेंट केसेस पे। अब ये देखें कि जो उस दिन इमरान खान साहब की जब हुकूमत तहलील हुई है और उस दिन भी जो अदालतें जो कोर्ट बैठी थी उस दौरान भी जिसने बुलाया था इलेक्शन कमीशन, उसमें भी फाइज ईसा साहब नहीं थे। यानी उसमें भी फाइज ईसा साहब नहीं थे जो सुमोटो लिया था आजाद। बिल्कुल। तो उसमें भी तो फाइज ईसा साहब को जो है वो कोई मकसद मुझे किसी के पास भी नहीं है। अच्छा, फाइज ईसा साहब जो हैं उनका इमरान खान साहब के साथ या पिछली हुकूमत के साथ कोई तनाज़ा नहीं, तनाज़ा उनका खड़ा हुआ था फाइज ईसा साहब का
जब उन्होंने फैजाबाद धरने का फैसला दिया था। उनका किसी और इमरान खान साहब ने बाद में ऑन रिकॉर्ड इस बात को एक्नॉलेज किया, और मैं ये हमेशा बात कहता रहा इस प्रोग्राम में कि इमरान खान साहब ने कौन कौन से मामला जो हैं वो आउटसोर्स कर दिए हैं और वो देखते ही नहीं है, और तर्जुमानों का इजलास उनको घेर के बैठी रहती हैं शहद की दलदलें। और उसमें एक जो है वो ये भी था कि जो रेफरेंस भेजा गया फाइज ईसा साहब के खिलाफ, और इसका कोई इमरान खान साहब से ताल्लुक नहीं था, इसका ताल्लुक फैजाबाद धरने के फैसले से था, ठीक है, जिसमें चंद अहम शख्सियात को उन्होंने बिल्कुल उस फैसले में लिख दिया था कि ये जिम्मेदार है। वहां से वो मसला शुरू हुआ। उन शख्सियात ने कूद के, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, तो अब हर एक को पता है कौन सी शख्सियात हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को के थ्रू ये रेफरेंस फाइल करवाया, और फाइज ईसा साहब के खानदान को हरासा किया गया, दुनिया भर में कंपेनिंग की गई उनके। इसका इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं, इसका इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं। आज भी कुछ अनासिर ऐसे हैं जो इमरान खान को लड़वाना चाह रहे हैं अदालतों के साथ, लेकिन इमरान खान साहब ने अभी जो बात की है ना कि चाहे 5 रुकनी हो या इसमें फुल बेंच हो, मुझे कोई इतराज नहीं है। ये वो इमरान खान है जो इमरान खान का असल जहन है। लेकिन वो जो दलदलें हैं वो कभी इमरान खान को अदालतों से लड़वाती हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट से लड़वाती हैं, कभी से, और वो हैं मौजूद, और अब लोगों को ही समझ आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से बातचीत। तो इमरान खान साहब को कभी कोई मामला नहीं हुआ, ठीक है। हमारे इंतहाई मोहतरम हमारे दोस्त भी हैं, माहिर कानून भी हैं, फरोह नसीम साहब, तो वो तो एमक्यूएम में चले गए वापस। एमक्यूएम से वो वजीर कानून थे, और वो जाहिर है कि हर एक को पता है कि वो बाजवा साहब के भी वकील थे, फिर रिजाइन किया, फिर वापस आए, फिर वो जनरल फैज के हवाले से मुख्तलिफ मामला। बात ये सारी कि इसमें इमरान खान साहब इस पर क्लियर है बात। अच्छा, अब यहां पर अगर तो ये मेरी दुआ है, और हम अपील भी कर सकते हैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, क्योंकि दायरा हमारी ये था कि इन अदालतें इन मामलात को जज साहबान खुद बैठ के तय करें। इसको पब्लिक में ये कोई बहुत अच्छा तासुब किसी किस्म का नहीं जा रहा। अगर उमर अता बंदयाल साहब इस्तीफा देते हैं तो क्या उससे जो बात की जा रही है कि जी ये हुकूमत की तरफ से और बाकी लोग जो यहाँ पे एक अफवाहें ऐसी फैली हुई हैं कि जी वो शायद उनको कहा जा रहा है इस्तीफा, वो इस्तीफा देंगे बहरान खत्म हो जाएगा? नहीं, कैसे खत्म होगा? उनके 2-3 महीने तो रह गए हैं, रिटायर हो रहे हैं जाके। तो बेहतर यह है कि चीफ जस्टिस साहब खुद इसके ऊपर अपने रुफका के साथ बैठें। उनका और फाइज साहब का बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। जब ये चीफ जस्टिस बने तो बाकायदा वो क्या होता है, वो गुलदस्ता गया फूलों का, और किताबें आई, और बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं फाइज साहब के और उमर अता बंदयाल साहब के। तो बीच में लेकिन फिर वो शायद एक डिटेल जजमेंट आई थी जिसके ऊपर फाइज ईसा साहब के बारे में तो बड़ी तफसीली बात की, उसमें लिखी उन्होंने बात सारी, और जो फैसला था उमर अता बंदयाल साहब का उस पर कोई बात हुई। फिर उसके बाद आम बेंचेस में वो शामिल नहीं उनको किया गया। और बड़ी अजीब सी बात है, ये बड़ी अजीब सी बात है कि अचानक जो है फाइज साहब सुबह पहुंचते हैं, उनको पता चलता है कि जी मैं तो इस बेंच पे नहीं बल्कि उस बेंच में एक बाद में आने वाले जूनियर जज से उसको सरबराह बना दिया गया। और मैं तो मतलब एक अजीब सी चंद लोगों ने कोशिश की है, या चंद हमारे में जो भी हैं लोग, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि इसको इनमें इख्तलाफात को हवा दी जाए। तो सबसे अच्छा तो यह है कि फुल कोर्ट बैठ जाए, जो कि इमरान खान साहब ने बात कर दी। यही बात हुकूमत की तरफ से भी हो रही है, और यही बात जो है ये देखें, ये फैसला तो होना है ना कि इलेक्शंस होने कि नहीं होने। कभी तो फैसला होगा ना, आज नहीं तो हफ्ते बाद नहीं तो साल बाद, कुछ 10 साल बाद, कुछ 50 साल बाद, तो फैसला तो होगा ना कि पाकिस्तान में इलेक्शन होना है कि नहीं होना। कभी तो फैसला होगा ना। तो बात यह है कि फैसला तो होना है। अब वो एक अच्छे खूबसूरत अंदाज में हो, या लड़ाई और मार मुतनाज़े, और उसमें एक फरीक नहीं मान रहा, दूसरा मानेंगे सब कि अगर ऐसा हो कि फुल कोर्ट एक खूबसूरत चीज है। इमरान खान साहब ने इंडोर्स को दिया, हुकूमत भी कह रही है, बार एसोसिएशन भी कह रही है, सारे लोग कह रहे हैं कि जी इसके ऊपर एक फुल कोर्ट बैठ जाए और इस क्राइसिस से हम निकलें। मतलब ऐसी कि मजीद एक क्राइसिस खड़ा हो, फुल कोर्ट बैठ जाए, फैसला करे, और उसके बाद जो भी होता है इस पर आज खुद नोटिस के हवाले से है ना इशू। और उसमें एक जज साहब के कहेंगे कि जैसे असेंबलियां सही तोड़ी गई थी, नहीं तोड़ी गई थी क्या। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या इलेक्शन नहीं होना है और कब होना है। वो ऑलरेडी हम लेट हो गए, वो ऑलरेडी उससे निकल चुका है मामला के इलेक्शंस। अब तो मुझे नहीं पता कितने दिन रह गए हैं और कितनी ताखीर है, लेकिन कोई ना कोई फैसला तो होगा ना, होना चाहिए।
तो अब उसमें अभी थोड़ी देर पहले तक मैंने पता किया तो एक तो ईवान सदर उस पर साइन नहीं करेगा उस बिल पे, और ये 10 दिन और टंगा रहेगा। 10 दिन के बाद ये वापस आएगा। 10 दिन यहां तो एक एक मिनट ऐसा गुजर रहा है कि अचानक कोई खबर आती है और वो जो तो वो ईवान सदर रोक लेगा, फिर वापस आएगा तो फिर इसको फिर वापस नहीं भेजा जाएगा बल्कि एक्ट बना दिया जाएगा। एक्ट बनने के बाद पीटीआई इसको चैलेंज कर देगी फौरी तौर पे, और बार एसोसिएशन या जो भी हैं जो उसमें फरी। बेहतर यह है कि ये इसके ऊपर एक फुल कोर्ट बैठ जाए, या उमर अता बंदयाल साहब बतौर चीफ जस्टिस एक कहना चाहिए ना कि इस मौके पे एक मजीद बहरान से बचाने के लिए वो एक ऐसा बेंच बना लें जिसके ऊपर एक तमाम जमातों मतलब वो, क्योंकि देखें पोलिटिसाइज ये कर दिया गया है इसको। ये अच्छा, मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं। एक बड़े अहम हुकूमत के अंदर मौजूद जमात के सरबराह, हुकूमत ही मतलब है कि आप समझ लें कि एक बड़ी जमात के सरबराह, उनसे जब ये फाइज़ साहब का रेफरेंस चल रहा था ना, तो फाइज़ साहब की हमायत कर रहे थे। तो ये गुफ्तगू जो है ये आप समझेंगे, ये दो शाख के दौरान हो रही है और डॉक्टर शाहिद यहाँ बैठा हुआ है, तो ऐसे यूं महफिल में। तो ये 2-3 साल पहले जब ये रेफरेंस हो, तो जी फाइज़ ईसा साहब बड़े मतलब ईमानदार आदमी हैं, और देखें क्या उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनकी फैमिली को तंग किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है। तो वो जो सामने पब्लिक में तो तारीफ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ईमानदार जज हैं तो उनसे हमारा क्या ताल्लुक है ऐसे ईमानदार जज जो है वो हमारा क्या ताल्लुक है ईमानदार जज के। ये बाकी उस महफिल में बाकायदा बात पे हंसी मजाक हुआ कि यार ईमानदार जज ये क्या। तो बात यह है कि वो ईमानदार जज तो इस मुल्क में जो हमारी एलीट है, रूलिंग एलीट, उसको आपका ख्याल से ईमानदार जज उनको पसंद आते हैं, या आजाद मैंने जज या ऐसे जज जो बिल्कुल। आज बहुत बड़ा फैसला हुआ है, ये जो पता नहीं कितनी दिहाइयों पहले हो जाना चाहिए था कि गद्दारी के मुकदमात नहीं बनेंगे, ये जो लाहौर हाई कोर्ट से कितना, हाँ गद्दारी के मुकदमात, ठीक है। ये जो फैसला है ये बड़ा तारीखी फैसला है कि जी आपने उठा के लोगों को गद्दार बनाना शुरू कर दिया। और हम तो बहुत दफा चीखते रहे हैं कि खुदा के वास्ते 2 चीजें इस मुल्क में बंद कर दी जाएं, एक कुफर के फतवे, जो फतवा दे कुफर का उसको पकड़ के जबरदूस कर दे, ये जो है ना कि एक एक को फतवे बांटने वाली फैक्ट्रियां, और दूसरा ये कि गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटने वाली फैक्ट्रियां, इनको यानी आज़ाद कश्मीर के आप याद करें कि वजीर आजम को गद्दार बना देते हैं, कभी कभी किसी को गद्दार बन जाता है, कभी कोई गद्दार बन जाता है। गद्दारी मतलब गद्दार एक मजाक बन गया ना गद्दारी। तो इस तरह की चीजें जो हैं, और ये ऐसे ही मतलब होता है ना कि संजीदा जगहों पे मौजूद लोग जो हैं वो इतने गैर संजीदा बातें करते हैं कि उसके ऊपर यार इसमें गद्दारी का पर्चा डाल दो या दहशतगर्द बना दो, मतलब ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं उनके नजदीक इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। या तो बात यह है कि ये इस मसले को खत्म होना चाहिए। एक को तो चाहिए या हो रहा है, होता तो अभी तक नजर नहीं आ रहा सर। होता नजर इसलिए नहीं आ रहा कि कशीदगी इतनी ज्यादा है कि जो आखिरी जो समाअत हुई थी कल, उसमें उन्होंने कहा था कि जी यानी आज अगर ये बेंच ना टूटता, रात को फैसला ना आता फाइज ईसा साहब का, तो आज ये फैसला हो जाना था, आज फैसला हो जाना था, एक बेंच बनता और फैसला हो जाता। अब कल इस बात को देखना है कि कल जो है वो बेंच 4 रुकनी बनता है, या उसमें से अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि एक जज शायद उसमें से फिर उठ जाए, दोबारा कोई ऐड हो जाए, क्या होता है। असल बात यह है कि वो बेंच अगर नहीं बन पाता तो फिर वो फिर ये मामला हवा में लटका रहेगा और एक बहरान रहेगा कि एक इलेक्शन होगा नहीं होगा नहीं होगा, क्या होगा, और वो दिन निकल जाएंगे 90 दिन के। तो ये तो है जाहिर है कि जो हुकूमत के लोग हैं उन्होंने भी बड़ी कैलकुलेशन की हुई है। देखें ना ये जो पूरा कल बिल है अदालती, ये शुरू हुआ है सू मोटो से और खत्म हुआ है ये अपील के इख्तियार पे। और अपील, हाँ, और अच्छा ये अपील ये जो है ना ताहयात नाअहली, ये तो पहले हम भी बात कर चुके हैं बहुत दफा कि इसको ताहयात को भी कहीं डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब तो उनको सजा हुई थी, वो 5 साल का उनकी मुद्दत थी। तो ये ताहयात वाला चक्कर जो है इसको भी एक दफा अदालत डिफाइन कर दे और एक अपील का मौका तो दे। अपील का मौका तो होना चाहिए ना। अब ताहयात मतलब किसी भी आप यानी किसी भी आपने कोई भी सजा सुना दी किसी को भी, मतलब मैं नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा,
किसी को कोई भी सजा सुना दी, तो उसके पास एक अपील तो होनी चाहिए ना, कि वो अपील करेगा इसमें नजरसानी करें, जरा ये मामला ऐसे नहीं ऐसे है। लेकिन डॉक्टर ठीक है, साहब वो पीटीआई उनके कहती फेवर है, में भी जा सकता है, उनके अगेंस्ट भी जा सकता है, तो ये तो बड़ी बुनियादी सी बात है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है है सर। डॉक्टर साहब पीटीआई कह रही है कि इस तरह तो जितने भी सियासतदान हैं जिनको ये सजाएं मिली हैं उनको रिलीफ मिल जाएगा इस सूरत में। नहीं, सजाएं नहीं, रिलीफ अपील का हक होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। जी जी बिल्कुल, आप रिलीफ ये नहीं बात मिलेगा, अपील का हक तो यानी सजाए मौत भी हो जाती है तो उसमें भी अपील का हक होता है वो ना। तो है, बिल्कुल है। मैं ये कह रहा हूं कि यानी सजाए मौत की सजा सुना दी जाती है जब, तो एक अपील का राइट तो होता है ना, तो एक अपील का राइट तो है, लेकिन हुकूमत ने बड़ी कैलकुलेशन की हुई थी, क्योंकि अचानक टक करके आ गई, जैसे ही बिल मंजूर हुआ अचानक वो ऐसे कैसे 400 लोगों को फायदा पहुंचेगा, उनके नंबर्स भी थे पूरे, तो इसका मतलब वो प्लान करके बैठे हुए थे, और उनको हक है प्लान करने का, हुकूमत वो वहां पर भी बड़े बड़े गुर्गे बैठे हुए हैं हुकूमत में। गुर्गे इधर नहीं, यहां जो गुर्गे हैं ना इमरान खान की तरफ, उनका काम ये है कि इमरान खान को धक्का दें। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि उनका किसी किस्म का, ये मैं जाती मालूमात की, जाती इंटरेक्शंस की बेस पे बात कर रहा हूं, कि इमरान खान साहब का कभी कोई मामला नहीं था फाइज साहब के साथ। देखिए, रेफरेंस के हवाले से। इमरान खान साहब के आसपास जो लोग थे, जो तोहफे भेजे गए थे पिछली स्टैब्लिशमेंट की तरफ से, उन तोहफों ने कहा कि जी आप ये जरा रेफरेंस तो फाइल करें फाइज ईसा साहब के खिलाफ, और इमरान खान साहब ने उसको, और बाद में इमरान खान साहब को इस बात का अंदाजा भी हुआ, हामिद खान साहब या बाकी और शख्सियात, मुझे नहीं पता कौन सी, लेकिन उन्होंने फिर बताया इमरान खान साहब को, और ख़ुद भी इमरान खान साहब को अंदाज़ा हुआ कि ये बात गड़बड़ हो गई है, ये उनको नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तो अब उससे कि फैसला तो होना है, फैसला इसका होना है। अब फुल कोर्ट बने तो भी ठीक है, एक लार्जर बेंच बने तो भी ठीक है, 9 रुकनी हो, 5 रुकनी हो, 4 रुकनी हो, ये सारी जो हैं, ये सारे वो क्या कहना चाहिए ना, ये छोटे छोटे ट्रक की बत्ती हैं, छोटे छोटे ट्रक की बत्ती कौम लगी हुई इनके पीछे। असल इशू ये है कि फैसला तो होना है ना कभी तो होगा फैसला। मैंने आपसे कहा ना कि इलेक्शंस 90 दिन में नहीं हो रहे, जैसे कि आखिरी बात हो रही थी कि 8 अगस्त को नहीं तो 8 सितंबर को, 8 सितंबर को नहीं जुलाई नहीं तो आगे। आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 8 अगस्त को हमारी हुकूमत खत्म होती है। तो इशू ये है कि इसको मतलब कोई इसका कोई तरीकाकार, सिक्योरिटी के चैलेंज, रात को लकी मरवत पे फिर हमला हुआ है, डीएसपी वहां शहीद हो गए, वो दहशतगर्दी, ये 2 कॉन्स्टेंट्स चल रहे हैं इस मुल्क में, 2 मुस्तकिल चीजें हैं जो मैं बार बार कहता हूं, एक आपकी मईशत और एक सिक्योरिटी क्राइसिस, जिसको आप नजरअंदाज कर देते हो, अचानक वो निकल के सामने आ जाता है। जैसे आज आपको पता चल रहा है दोबारा कि जी वो 4.2 बिलियन आपके जखायर रह गए हैं, IMF खुश नहीं है, जो मुज़ाकरात, डॉक्टर साहब मुज़ाकरात के हवाले से भी मुज़ाकरात तो तहलील है ना, उसमें तो छोड़ दें, वो तो ना कोई बात कर रहा है ना मईशत को कोई डिस्कस कर रहे थे दिसंबर में, कितने जखायर रह गए, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, वो बरादर मुल्कों की तरफ से क्या गारंटी है क्या गारंटी नहीं है। तो अब जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने ग्रैंड डायलॉग या मिसाक मईशत की बात की एक मरतबा, फिर नहीं, मिसाकी मईशत की बात तो राना, देखिए एक वजीर एक बात करते हैं, दूसरी वो, एक कल तो ये बात हुई कि पहले वो कौम से माफी मांगे, मुज़ाकरात नहीं होंगे, पहले माफी मांगे। और मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज साहिबा का जलसा तो बड़ा अच्छा हुआ कल, मुनासिब जलसा था, लेकिन ऐसी कोई मतलब उसमें हर जुमले में मेरे ख्याल से 2 दफा इमरान खान साहब को उन्होंने कोसा। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब एक को उनके मरीम नवाज साहिबा के मुताबिक फितना है, एक गीदड़ है, एक पता जो नाम सारे के सारे, मतलब पूरी तकरीर उनकी जो है उसमें एक जुमला भी ऐसा नहीं था इमरान खान साहब का जिक्र ना हो, जिक्र खैर के बगैर कोई एक जुमला उसमें नहीं था। मतलब ये कैसे प्लानिंग, कैसे इलेक्शंस में आप ये कंपेन लेके उतरेंगे कि इमरान खान एक फितना है तो हमें वोट दो, भाई इमरान खान एक मतलब क्या, मतलब कोई चीज सामने नहीं आ रही ना कि जिस शय की बुनियाद पे ये मौजूदा अरेंजमेंट आगे चले, तब हमने तरक्की दे दी, हमने लोगों को कुछ भी कर दिया। वो जहां लैपटॉप शुरू करते हैं तो फिर वो कोर्ट पकड़ लेती है, अच्छा इलेक्शन के लिए पैसे आपके पास नहीं है तो लैपटॉप के लिए हैं। तो मसला ये है कि वो उधर भी फंसे हुए उधर ही फंसे हुए, कहते हैं हम भी ये अच्छा। तो वो 85 रुकनी काबीना बैठी हुई है अपनी जगह, उसमें कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है वो तो वो लेकिन इसमें इशू ये है सारा कि यहां पर असल आ रहा है मसला मुल्क का, कि मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है इन बहरानों से, और ये हमारे अकाबरीन ये बहरानों पे बहरान अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो नुकसान मुल्क का होगा। ये जो बातें ना खाना जंगी हो जाएगी फलाना दिमाग, ये फजूल बातें हैं सारी। खाना जंगी अल्लाह ना करे हो मुल्क में, ये सियासी बयान आते हैं, और ये इससे पहले भी इस तरह के बयान आते रहे सामने, लेकिन हकीकतन उन बयान से हट के मुल्क में हालात ऐसे हैं कि यहां पर लोगों के पास, वो कहते हैं ना एक मुहावरतन की जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। मतलब इस कदर महंगाई और इस कदर बिल्स और इस कदर एक
एक तूफान है महंगाई का कि लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है कि लोग रमज़ान किस तरह कपड़े, कोई बीमारी आ गई बीच में, कोई मसाइल आ गए, कोई और किराए बढ़ गए हैं, आटे की पेट्रोल लाइनों बढ़ पे गया है, डॉक्टर साहब आटे लोग की मर रहे लाइनों हैं। में लोग खड़े हुए और अमवात हो रही हैं, आटे के लिए अमवात हो रही हैं। ये नहीं कि हमने लोगों को कोई 5G दे दी है, ये नहीं कि हमने इन 75 सालों में लोगों को, लोग कह रहे हैं कि जी हमें आपने खला में कोई स्पेस शटल नहीं भेजी, ये नहीं कि लोग कह रहे हैं कि जी आपने कोई आईटी में या आपने कोई टेक्नोलॉजी में या आपने किसी एजुकेशन में, यानी 75 सालों के बाद लोग आटे की लाइनों में खड़े होकर मर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। और मुल्क में पीने के लिए पानी नहीं है साफ। आपको पीने के लिए साफ पानी के लिए आपको पैसा देके बॉटल्स खरीदनी पड़ती हैं पानी की, जो कि एक अलग माफिया है या जो भी है, वो अलग पानी आप खरीदें। फिर उसके बाद रोटी के लिए आप आटा उसमें जाएं, फिर आप दाल लें, कहाँ से लेंगे, फिर आप, मतलब लोगों के लिए जो है वो इस वक्त जीना मुश्किल हो गया है। अब अच्छा, अब लोग चूंकि, और इसलिए चूंकि गुर्बत इतनी ज्यादा हो गई है, तो वो जो मिडिल क्लास थी, वो जो देते थे, वो अब देने वाले भी कम हो गए ग्रेजुअली, कि वो भी इस काबिल नहीं रहे कि वो दें। और तो उसके नतीजे में जराइम बढ़ रहे हैं, सोशल क्राइम बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसने उसको छुरी मार दी, उसने उसको गोली मार दी, इसने ये कर दिया, उसने, और ये बहुत ज्यादा हो रहा है और ये पक रहा है, एक आतिशफिशा पक रहा है। अब इसको, ये मैन मेड है, मैंने बताया ये अनाव का मसला, ये हंगर गेम्स है, इसका कोई ताल्लुक, किसी का कोई ताल्लुक है मुल्क तरक्की करे, मुल्क में कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ जाएं। इन्वेस्टमेंट बाहर से क्या लानी आनी है, यहां से बाहर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। यानी ये जो हमारी एलीट है वो बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं लाती, वो अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर करती है, ठीक है ना। पैसे तो उनके बाहर पड़े हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे और क्या डॉक्टर साहब करना। जैसे हालात है, हमारी यूथ भी यहाँ से नहीं नहीं, हो रही यूथ पिछले साल आप लोग देखें, यूथ को छोड़ दें, आम बड़े, यानी लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ करेंगे क्या बैठ के, अपना कारोबार शिफ्ट कर रहे हैं। ताजिर बरादरी से पूछें आप। सर। इशू ये सारा कि अब इस पूरी पिक्चर में ये अदालत अगर फुल कोर्ट बना ले तो अच्छा, या कोई ऐसा तरीका बने कि जिसके ऊपर जो है वो ये नहीं, आप सब देखें ना मुत्तफिक हो, पार्लियामेंट का तमाम क्या हाल हुआ पार्टीज। हुआ है, हम देख ही रहे हैं। सर सबसे ब्रेक, बड़ी, डॉक्टर साहब एक ब्रेक का सबसे वक्त बड़ी है। जमात पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, ये कानून पीटीआई साजी नहीं है, उसके नहीं बिल्कुल है उसके सर। बगैर। लेकिन अदालत के अंदर जो तकसीम है ना, हाँ। और ये एक जो बातें सामने आ रही हैं, कोई इसको सजाद अली शाह साहब के दौर से मिला रहे हैं, कोई इसको, लेकिन ये नहीं होना सर, चाहिए ना। बिल्कुल। वो कोई अच्छा, हमारी तारीख का कोई अच्छा बाब है जो दोबारा रकम किया जाए, और ना इससे मुल्क का फायदा है, किसी का भी फायदा नहीं है। सर बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ब्रेक लेते हैं। घाटे का सौदा नहीं होता, लूज लूज, इसलिए इससे निकलें। और इसको उम्मीद करते हैं कि सुबह जो है वो कोई बेंच बनेगा, इसकी समाअत आगे होगी, हुकूमत की तरफ से कोई बात ऐसी जाएगी, गारंटी। आखिर में ये हुआ था ना कि उन्होंने कहा था कि सियासी आप हिद्दत कम करें, इमरान खान साहब की तरफ से आ गया था कि हम करने को तैयार हैं, गारंटी देने को तैयार हैं। हुकूमत इस दौरान जो है उनकी टोन अब चेंज हुई। पहले वो कहते थे कि बैठ के बात करो, उन्होंने कहा हम क्यों बैठ के बात करें, और आज फिर कह रहे हैं और डॉक्टर आज साहब भी ग्रैंड डायलॉग करते। देखें, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करते हैं। कुर्सियां पड़ी रह जाती हैं, इन कुर्सियों पे कितने लोग आते हैं और वो उड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो जरा धीमे धीमे, और काफी लोगों को अंदाजा भी है इस बात का कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होने जा रहा है। जरा धीमे धीमे चलें, धीमे धीमे आराम आराम से, और ये जो बात होती है ना, इससे बहरान को निकालें। जो कानून बनता है वो बनाने वाली हुकूमत के गले पड़ जाता है। सर ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक, ये तारीख है इस मुल्क में, इसलिए बहुत ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है और कह रहे हैं कि किसी किस्म का दबाव जो है वो इस वक्त पीटीआई से नहीं लिया जाएगा। दूसरी जानिब ग्रैंड डायलॉग की भी बात हो रही है। पीटीआई का दबाव नहीं है, और ना इसको मेरे ख्याल से पीटीआई के दबाव के तौर पे लेना चाहिए, और ना हुकूमत और पीटीआई दोनों को ये अदालतों में जजेस को ऐसे हुआ है मतलब कि जजेस का झुकाव मुख्तलिफ पार्टीज की तरफ रहा है, मुस्लिम लीग नून की तरफ भी रहा है, और जो है वो पीटीआई की तरफ भी रहा है, पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं रहा। कोई ऐसे जज हमारे जहन में नहीं है कि जिनका कोई बहुत ज़्यादा झुकाव पीपल्स पार्टी की तरफ रहा। पीपल्स पार्टी इसमें ज़रा पीछे रह गई है।
लेकिन ये है कि ये तारीख है हमारी। अच्छा, अब इसमें इशू ये है सारा कि लेकिन ये इस वक्त जो है ना, इस वक्त ये कहीं झुकाव से ज्यादा कोई आपस में लगता है कि जज साहिबान का कोई ऐसा है मामला कि वो जो ब्रदर जजेज हैं, या तो ये देखिए दो ही रास्ते हैं, या तो कोई नए जज इसमें शामिल हो जाएंगे सुबह, या ये 4 रुकनी रहेगा, या ये है कि ये फुल कोर्ट बन जाए तो सब सारे मसाइल का हल ये कि फुल कोर्ट बन जाए, जो इमरान खान साहब ने कह दिया और हुकूमत भी कह चुकी है पहले, तो ये हम एक बड़े बहरान से निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये अगर 3 जज 4 जज वाला रहता है बेंच, फैसला तो हो जाएगा, लेकिन एक तनाज़ा खड़ा रहेगा कि बहुत सारे जजेस उसके खिलाफ थे, नहीं थे, साथ थे। तो हमारी तो गुजारिश यही है, जो हम एक आम शख्स के तौर पे कि फुल कोर्ट बन जाए ताकि मसला हल हो जाए। और पार्लियामेंट जो है वो इसलिए देखें, जब आप स्पेस छोड़ते हैं ना, अदालतों ने स्पेस छोड़ी, पार्लियामेंट स्पेस छोड़ती है, तो मुल्क के अंदर मसाइल पैदा होते हैं, कोई जो बहुत ज़्यादा सूरत हाल गंभीर हो जाती है तो फिर सजाएं आनी शुरू हो जाती हैं कि गैर जमहूरी इकदाम। सदर मुमलिकत भी कहने लगते हैं कि मुझे कहीं से महसूस हो रहा है कि गैर जमहूरी इकदाम ना उठा लिए जाएं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कोई खाना जंगी की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ये वो। तो बात यह है कि वो अब और दोनों तरफ से इस वक्त बात हो रही है हैंडलर्स की, यानी इमरान खान साहब भी हैंडलर, सहूलतकार, उधर से वो भी इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट, ये इस्टेब्लिशमेंट, हैंडलर्स आगे पीछे दाएं बाएं बारह। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो है, इस वक्त देखना सिर्फ ये है कि ये मुतनाज़ ना हो फैसला, और फैसला हो जाए। अब अभी नहीं, कभी ना कभी तो होना है ना फैसला, तो एक खुश असलूबी के साथ ये तय पा जाए और देखते हैं कि कल क्या होता है। अच्छा, इसमें जो है मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम देखें पीछे रह गए हैं बहुत। जो मैंने बात की ना कि हम इसमें, हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए बहुत सारे मामला में पीछे हैं। यानी हम आप ये सोचें ना कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो आज जो ज़ेलेंस्की हैं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, उन्होंने एक तवील ट्रेन का सफ़र किया, और उस ट्रेन के सफ़र में एसोसिएटेड प्रेस AP के जो नुमाइंदे थे उनके साथ गुफ्तगू की उन्होंने। और उस गुफ्तगू की इंपॉर्टेंट बात ये थी कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ये कहा यूक्रेन में, उन्होंने कहा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं शी जिनपिंग का, प्रीमियर शी जिनपिंग का इंतज़ार कर रहे हैं यूक्रेन में आए, और वो जो पीस और अमन की बात की थी, चाइना ने जो पीस प्लान आगे रखा था, उस पीस प्लान को हम डिस्कस करें, और ये जंग जो है ये किसी तरह से ख़त्म हो। और बखमुत के इलाके में जहाँ पे जो कि निकल रहा है हाथ से यूक्रेन की बड़ी हद तक, उनका ये कहना था उस इंटरव्यू में, ये AP का इंटरव्यू है, और ये जो सेकंड स्लाइड है उसको हम कोट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यूक्रेन, अच्छा सेकंड स्लाइड है। अच्छा, और उसमें उन्होंने कहा कि मैं इंतज़ार भी कर रहा हूँ, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो हाथ से निकल गया ये इलाका, तो रशिया जो है वो फिर पूरी दुनिया को बताएगा कि ये देखें हमने तो ये इतना सारा ले लिया इलाका, और अब जो है वो ये तो हमारी फतह तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम डायलॉग जब करेंगे तो बहुत कमज़ोर पोजीशन पे करेंगे डायलॉग। तो वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का, जब से ये जंग शुरू हुई है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने उनसे बात नहीं की, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से। हालांकि चाइना के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से प्रीमियर शी जिनपिंग ने बात नहीं की। और अब ये एहसास हो रहा है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को कि अगर कोई पीस करवा सकता है दोनों, यानी इन्फोर्स करवा सकता है, और उनकी बात सुनेंगे सारे, और ख़ास तौर पे जब से ये ईरान और सऊदी अरेबिया का मामला तय हुआ, तो उसके बाद जो है वो चाइना है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ईस्टर्न यूरोप के लोगों को वेस्टर्न यूरोप में वेलकम नहीं किया जा रहा। अच्छा, मतलब ये आप देखें ना कि वहाँ पर जो भी लोग यूरोप में रहते हैं वो इस बात को इंडोर्स करेंगे कि वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, बहुत पहले तो था ना कि ईस्टर्न यूरोप से आ गए, तो वो उनको पसंद नहीं कर रही। फ्रांस में मुजाहरे हो रहे हैं, ये मुजाहरे हो रहे हैं, जो जर्मनी में जो मुजाहरे और शहरों में हो रहे हैं, उन शहरों की बहुत बड़ी वजह ये है कि वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में ये हमारे रहनुमाओं ने जंग शुरू कर दी है नेटो के, और ये नेटो के खिलाफ हो रहे हैं मुजाहरे बहुत सारे, और उसके नतीजे में जो इमिग्रेंट्स हैं वो हमारे पास खुद यहाँ पर जॉब्स की कमी है, सब कुछ, वो सारे वहाँ से इमिग्रेंट्स उठ के जो हैं वो यूक्रेन जंग के नतीजे में, जो कि जिनमें बाज तो बहुत मजलूम है, लेकिन कई क्रिमिनल गैंग्स भी हैं जो ह्यूमन स्मगलिंग इसमें उसमें इन्वॉल्व होते हैं।
तो वहां के लोग तैयार नहीं है मजीद एक बहुत बड़ी जंग के नतीजे में। अभी देखिए ना, अभी अफगानिस्तान के लोग यहां से जो गए तो वो सारे उनका कहां गए दुनिया में, उनका कुछ नहीं पता। हम तो इतने लोग यहां रखेंगे, इतने लोग यहां रखेंगे, इतने लोग अमेरिका में जाएंगे, इतने लोग फलाने मुल्क में, ढमाके मुल्क में, वो सारे उनमें से अक्सरियत खजल ख्वार हो रही है। तो अब यूक्रेन की जंग शुरू हो गई, वो जंगों के जो मुताबिक उधर सीरिया से, तो मसला ये है सारा कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। अब इसमें जो ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूं चाइना का। चाइना की तरफ से जो है वो अभी तक जवाब नहीं आया। आज उनके स्पोक्स पर्सन से पूछा गया कि ज़ेलेंस्की ने ये बात की है। अच्छा, अमेरिका इसको बड़े गौर से देख रहा है इस बात को कि चाइना जो है वो क्या, क्योंकि नया पुलिसमैन बन के आ गया है ये दुनिया में, या वो पुलिसमैन तो वो नहीं है। चाइना तो कहता है कि हम तो अमन की बात कर रहे हैं, हम तो मीडिएट कर रहे हैं, हम तो अमन सुकून, हम जंगे छेड़ने आए नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ चाइना ने बड़ी एक स्टर्न वार्निंग भी दी है, क्योंकि ताइवान की जो सदर हैं, ताइवान की सदर जो हैं, जो सेंट्रल अमेरिका का दौरा कर रही हैं, तो अमेरिका का दौरा करते करते, अच्छा ताइवान के जो ऑफिशियल्स हैं उनका अमेरिका नहीं मानता ताइवान को, अमेरिका तो चाइना को मानता है, वन चाइना पॉलिसी। लेकिन ये होता है वो ट्रांजिट जहाज के बहाने वो न्यूयॉर्क में स्टे हो जाता है। तो वहां पे उनकी जो स्पीकर हाउस है उनके साथ मुलाकात गालिबन हो रही है, जिसके ऊपर इंतहाई सख्त रिएक्शन आया है चाइना का। चाइना ने इतना, यानी आप उनके देखें कि ग्लोबल टाइम्स भरा हुआ है कि ये जो उनका फोर्थ है कि चाइना टू रिजोल्टली फाइट बैक साई ऑफिशियल कॉन्टैक्ट विद यूएस ऑफिशियल्स, ठीक है। और फिर दूसरा जो 5वीं स्लाइड है, स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कंडेम्स यूएस फॉर अरेंजिंग थाइस ट्रांजिट। जो ट्रांजिट अगर अमेरिका में लिया तो उसके ऊपर सख्त है। तो ये जो है ना, ये काफी ज्यादा वहां पे मजम्मत की गई, काफी मजम्मत है, और बहुत ज्यादा चाइना के अंदर जो है, चाइना ने स्टर्न वार्निंग आई है चाइना। सही। अच्छा, यहाँ और इसी में आप ये देखें कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं तैयब एर्दोगन, उन्होंने कहा है कि अगले महीने पुतिन हमारे यहाँ आ सकते हैं, और न्यूक्लियर प्लांट उनका है उसके अप्रैल के अंदर। यानी बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। सीरिया रशिया ईरान के दरमियान मॉस्को डायलॉग करवा रहा है। सीरिया और रशिया वो जिनके दरमियान फटा पड़ा हुआ है ये कुर्दों के ऊपर, और ईरान और तुर्की के दरमियान भी कुछ इश्यूज हैं, अजरबैजान और बाकी वाले, इनके दरमियान एक डायलॉग मॉस्को करवा रहा है। दोबारा चाइना करवा रहा है मॉस्को। तो ये अब इन इश्यूज में, अच्छा इंडिया में नया रौला पड़ा हुआ है। अब वक्फा लें, मैं आपको वक्फे के बाद बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने आपसे कहा ना, पाकिस्तान बतौर रियासत मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता कि मजीद अब इसको थोड़े दिनों के बाद जो है, यानी महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आप जाके पूछें कि यार 1 मिनट क्या हुआ यार, हम कहाँ पे हैं, कहाँ खड़े हैं दुनिया में, क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही। तो ये इतने बहरान और मैन मेड क्राइसिस है, ये ईगोज का इशू है, ये मसला ये है कि ये हंगर गेम्स हैं, ये इख्तिदार की जंग है, इख्तिदार की जंग है। तो ब्रेक ले लेते हैं और आगे लेके चले मुल्क को, और कुछ चीजों को छोड़ दें। ठीक होगा, ठीक है। अब वापस आके बात करेंगे मजीद डॉक्टर साहब आपसे। नाजरीन, ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, जहां दुनिया भर में बड़ी ताकतें मीडिएटर का रोल मुख्तलिफ जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं वहाँ पे किरदार अदा कर रही हैं, वहाँ पे पाकिस्तान डिप्लोमेसी के लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रही है? पाकिस्तान डिप्लोमेटिक लेवल पे प्रोएक्टिव नहीं है जी, जितना उसको होना चाहिए। मतलब प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा। और जो इंटरनल केओस है, जो मैन मेड केओस है, उसकी वजह से नहीं कर पा रहा, जिसमें फिर आपकी इकोनॉमी भी इफेक्ट हो रही है, आपकी एक्सपोर्ट भी इफेक्ट, एक पूरा एक मामला है जो उलझा हुआ है। इंडिया के वाले जो बात करूँ, ये एक बात जो है वो जरा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसके असरात बाहर जा रहे हैं इंडिया से। इंटरनल पॉलिटिक्स पे हम बात नहीं करते इंडिया की कभी भी। लेकिन ये जो अमृतपाल सिंह है जिनका हमने जिक्र किया था, हमने कहा था कि ये जो किसान आके बैठना शुरू हुए, फिर कनाडा में उनकी हमायत शुरू हुई, फिर अमेरिका में, बरतानिया में, दुनिया भर में, और फिर उसमें से वो दीप सिद्धू जो उनके लीडर उभरे और फिर उनकी मौत हो गई, और फिर उसके बाद ये अमृतपाल सिंह ने उनकी जगह संभाल ली। अब अमृतपाल सिंह कहाँ हैं? मतलब पहले ये हुआ कि गिरफ्तार कर लिया, मुल्क से निकल गए, आगे पीछे दाएं बाएं, जो कि खालिस्तान मूवमेंट और खालसा, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं, खालसा जो तहरीक मूवमेंट के हवाले से। और ये उस दौर में खालसा मूवमेंट शुरू हुई थी जब ये
सिख बरादरी थी उनको लड़ना पड़ रहा था, वो मजबूर हो गए थे कि वो लड़ें, तो लड़ने के लिए फिर उनका एक खालसा का उन्होंने सिलसिला शुरू किया। तो अब वो जो अमृतपाल सिंह हैं, अब अमृतपाल सिंह जो हैं वो ये एक बड़ी अजीब सी, मेरे लिए तो बड़ी अजीब सी बात है कि वो जो हैं वो पता चल रहा है कि जी अमृतपाल सिंह जो हैं वो अकाल तख्त पे हैं। अच्छा, अकाल तख्त जो है, अकाल तख्त जो भारत 5 के अंदर ही मौजूद जी है। जी अमृतसर में जो मुकद्दस मकामात हैं, ये अच्छा। अकाल तख्त जो है ये 5 मुकद्दस जो तख्त हैं उनमें से एक तख्त है अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल, ठीक है ना। और वहाँ पर जो जाथेदार या जो भी जिस तरह भी प्रोनाउंस करें, तो वो उसके निगहबान होते हैं, वो उसको देखते हैं गोल्डन टेम्पल को। अब वहाँ से उन्होंने ये एक नया वीडियो पैगाम आया उनका, और वीडियो पैगाम उनका आया और उन्होंने कहा कि तमाम दुनिया के जो सिख बरादरी है वो जमा हो जाए पंजाब में, अमृतसर में। अच्छा, ये उन्होंने ट्वीट किया उन्होंने, और ट्वीट फिर होल्ड हो गया, यानी भारतीय हुकूमत ने ट्वीट को होल्ड, यानी वो जो ट्वीट था उनका उसको होल्ड कर लिया, यानी उस ट्वीट को रोक लिया, क्योंकि उसके नतीजे में पूरी दुनिया से उन्होंने सिख कम्युनिटी ने गैदर होना जी। अच्छा, ये अब अमृतपाल सिंह जो हैं ये उनके साथ जो कि अकाल तख्त के जो जथेदार उनके साथ वो उनका अलायंस हो गया। अच्छा, उसके बाद ये हुआ, ये आप देखें जरा, इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर रहा हूँ कि क्रैकडाउन अमृतपाल पे क्रैकडाउन हो रहा था, ये मामला आगे खराब हो रहा है वहां पे। ये अकाल तख्त ने अल्टीमेटम इश्यू किया कि रिलीज 6 यूथ, 11वीं से लाइट 6 यूथ 24 घंटे में करो, रिवोक NSA, उनके ऊपर जो मुकदमात कायम किए गए हैं, और वी टेक कंपेन टू वर्ल्ड स्टेज। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है वो अब ये इन्होंने अल्टीमेटम दिया, आगे से जी न्यूज को हम कोट कर रहे हैं कि अमृतपाल सिंह क्रैकडाउन, 348 लोग जो हैं उनको गिरफ्तार कर दिए गए। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है, अकाल तख्त को बताया कि हमने रिहा कर दिए हैं, यानी इतनी स्ट्रांग मूवमेंट हो गई है कि उन्होंने कहा कि 24 घंटे में रिहा करो, रिहा हो गए। अच्छा, और फिर उसके बाद ये फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, अमृतपाल सिंह इन वीडियो आस्क फॉर गैदरिंग्स ऑफ सिख, ये पूरी दुनिया से सिख। अच्छा, और फिर हिंदुस्तान टाइम्स, मैं कोट इसलिए कर रहा हूं कि उनकी जरा इसको पिक्चर देखें आप, तख्त जथेदार जो हैं उनका ट्वीट इनवाइटिंग 6 ग्रुप टू डिस्कस सिचुएशन इन पंजाब विद हेल्ड इन इंडिया, ट्वीट को रोक लिया गया। और जो मान है, जो मान है ये वहां पे उनके जो हरभजन सिंह हैं, हरभजन सिंह तो उनके जो जथेदार वो हैं, लेकिन उनके जो आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवत मान, उन्होंने ये कहा है कि इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि उन्होंने कहा अकाल तख्त जथेदार प्रोवोक पीपल, और उन्होंने कहा ही इट्स बैक, उन्होंने कहा कि मेरा हक है। अच्छा। क्योंकि देखें ये है एक मजहब का इशू है, इसको आप सिर्फ पंजाब का इशू भी नहीं कह सकते, ये एक मजहब और पंजाब भी है। तो इसके ऊपर ये मामला, पहले तो ये था कि वो गिरफ्तारी हो गई, वो निकल गया बंदा, क्या हुआ क्या नहीं, और ये फिर कनाडा और पूरी दुनिया की स्टेज पे उन्होंने कहा कि हम इसको रोको, हमारे बंदे छोड़ो, और बंदे छोड़ दिए। सही हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये क्राइसिस, मुझे नहीं पता ये क्राइसिस कहां पर जाके, मतलब इनका कोई ऐसा कोई खुदा ना खास्ता कोई गोल्डन टेम्पल टाइप जो ऑपरेशन ब्लू स्टार किस्म का कोई वहां पे है, तो एक इंतहा पसंद से लोग बैठे हुए हैं, बहुत से लोग सेंसिबल भी हैं, वो इसको मामलात को हल करेंगे, क्योंकि ये कोई अच्छी, मेरा ख्याल था कि शायद ये कोई डायलॉग से मामला हल हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नजर नहीं आ रहा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है सर। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को के लूंगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।